अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। आज इस वीडियो में हम कज़फ़ के बारे में पढ़ेंगे। कज़फ़ यानी कि फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ ज़िना। ठीक, तो कज़फ़ क्या होता है, इसकी क्या कंडीशंस हैं, इसकी पनिशमेंट क्या है, शरीयत लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है कज़फ़ से रिलेटेड, तो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कज़फ़ के बारे में समझे कि कज़फ़ किसको कहते हैं, तो कज़फ़ जो है लिटरली मीन्स टू कोज डिफेम, यानी कि कज़फ़ की अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के ऊपर तोहमत लगा रहे हो, किसी को डिफेम कर रहे हो। तो ये जो है अरबिक टर्म है, कज़फ़ कहते हैं इसको। और अगर हम इंग्लिश में इसका मतलब देखें तो इसका मतलब ये होता है कि डिफेमेशन या स्लैंडर वगैरह। अब इस्लामिक लॉ में यानी कि शरीयत लॉ में, हुक्म शरी में कज़फ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर आप किसी के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाते हो, ठीक है, अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स का इल्ज़ाम लगाते हो और वो पर्सन अडल्ट भी है, ठीक है, यानी कि लीगल एज है, मेजॉरिटी एज है, सैन है, मुस्लिम है, ठीक है, और उसने कभी जो है ज़िना कमिट नहीं किया है, वो एक प्योर चेस्ट मैन या वुमेन है, लेकिन आप उसके ऊपर तोहमत लगा रहे हो इस चीज़ की। और या फिर इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी अगर हस्बैंड है वो लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि जो वल्दियत है उससे इनकार कर देता है कि ये जो चाइल्ड है ये मेरा नहीं है, तो ये भी जो है इल्ज़ाम लगाना कहलाता है किसी औरत के ऊपर। तो ये क्या कहलाता है, ये कज़फ़ कहलाता है इस्लामिक लॉ में। अब यहाँ पर द वन हु अक्यूजेज इज़ कॉल्ड काज़िफ़, यानी कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसको हम काज़िफ़ कहते हैं, अक्यूज़र यानी कि, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको हम मकज़ूफ़ कहते हैं, यानी कि द अक्यूज्ड पर्सन। और ये जो पूरा ऑफेंस है इसको हम क्या कहते हैं, कज़फ़ कहते हैं, या फिर आप इसको कह लें फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ ज़िना। अब इसकी जो है कुछ कंडीशन है अक्यूज़र की, यानी कि जो पर्सन इल्ज़ाम लगा रहा है, जो काज़िफ़ है, उसकी कुछ कंडीशन है कि ये कंडीशन अगर फुलफ़िल होंगी तो ही जो है उसको अक्यूज़र समझा जाएगा, उसकी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। अब वो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन क्या है, ही शुड बी एन अडल्ट, यानी कि वो अडल्ट हो, माइनर ना हो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई अंडर एज है, इट मीन्स कि लीगल एज पे नहीं पहुंचा, 14-15 साल का बच्चा है, 7-8-9 साल के बच्चे हैं और वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, तो वो वैलिड कंसिडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है वो डिफेक्टिव कैपेसिटी होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि ही शुड बी सेन, वो सेन पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पागल है तो वो उस टाइम पे उनकी जो कैपेसिटी होती है वो फॉर अ टाइम बीइंग डिफेक्टिव कैपेसिटी कहलाती है, यानी कि उनका जो मेंटल फैकल्टी है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होती, या फिर प्रॉपरली जो है फंक्शन नहीं कर रही होती फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो ऑब्वियसली उनको जो है सही नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसका सेन होना, समझदार होना, ठीक है, इंटेलेक्ट होना ज़रूरी है। थर्ड कंडीशन क्या है, ही शुड कमिटेड स्लैंडर विथ हिज फ्री विल, यानी कि उसने जो इल्ज़ाम लगाया है, जो तोहमत लगाई है, वो अपनी खुद की कंसेंट से लगाई हो। ऐसा नहीं है कि अंडर ड्यूरेस या कॉर्जन किसी ने उसको फोर्स किया था वो बात कहने के लिए तो उसने किया हो, यानी कि उसने अपनी फ्री विल से वो तोहमत लगाई हो। ही शुड नॉट बी द फादर एंड ग्रैंड फादर ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो रिलेशन में उसका बाप या उसका दादा, ठीक है, ये वाले रिलेशन नहीं होने चाहिए। अक्यूज़र जो है वो बाप या दादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर इनके ऊपर जो है हद पनिशमेंट नहीं लग सकती। और जो फिफ्थ कंडीशन है अकॉर्डिंग टू हनफी, उनका ये है कि ही शुड नॉट बी ड्रंकन, यानी कि वो पर्सन उस वक्त नशे की हालत में ना हो। ये भी एक कंडीशन हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से रखी गई है। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो ही उस अक्यूज़र की तरफ से उस सिलेंडर को वैलिड कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हम कंडीशन देख लेते हैं फॉर द अक्यूज्ड। सेम कंडीशंस हैं कि सैन होना चाहिए, नहीं है कि कोई इडियट पर्सन था आप उसके ऊपर लगा रहे हो। अब जाहिर सी बात है कि जब वो इडियट है या फिर इंसेन है तो उनकी मेंटल फैकल्टी जो है फुली डेवलप्ड नहीं होती है या फिर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती है, तो उनको अपने अमल का पता नहीं होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ एक्ट कर भी देते हैं तो आप अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो ज़िना का, तो
आप फिर उसके ऊपर जो है हद की पनिशमेंट नहीं लगाओगे, क्योंकि वो लोग वैसे ही इंसेन है। ठीक, अडल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि माइनर हो। ठीक है, सेम यही कि ही शुड बी मुस्लिम। अब जो फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ जिना है वो इस्लामिक लॉ का कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से जिस पर्सन के आप ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, एंड इट शुड बी ऑफ अ प्योर करेक्टर, यानी कि उसका करेक्टर पाक और साफ़ होना चाहिए। ठीक है, सर पहले से ही कोई ऐसा बंदा है जो हैबिचुअल है इन सारे मामलात में, उसकी आदत और उसके रहन सहन जो है ठीक नहीं है, सोसाइटी में इनफेमस है, तो अगर आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो तो वो टू सम एक्सटेंट जो है सही भी समझा जा सकता है कि भाई जाहिर है कि ये ऑलरेडी इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये कर कि कोई ऐसा शख्स है जो कि नमाजी परहेजी है और सोसाइटी में वेल रेप्यूटेड पर्सन है, उसकी कोई ऐसी इमोरल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, तो उसका कैरेक्टर जो है प्योर समझा जाता है। अगर उसके ऊपर आप ऐसी फॉल्स एक्यूजेशन लगाते हो तो फिर वो कज़फ समझा जाएगा कि आपने उसके ऊपर जो है तोहमत लगाई है। अब यहाँ पर हम ऑफेंस जो है कज़फ उसकी कंडीशन देख लेते हैं कि ये सारी कंडीशन अगर फुलफ़िल होती हैं तो ही समझा जाएगा कि हाँ ये कज़फ का ऑफेंस है। अब वो कंडीशन क्या है? इट इज़ नॉट अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। आप कोर्ट में इस मामले को ले गए तब आप यहाँ पर ऑफेंस जो है उसको कंपाउंड नहीं कर सकते, और इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है, उन्होंने ये कहा है कि फॉरगिव द ऑफेंस अमंग्स योरसेल्फ लायबल फॉर हद, बट व्हेन द ऑफेंस ब्रिंग बिफोर मी द पनिशमेंट विल बिकम ऑब्लिगेटरी। यानी कि अगर कोई भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके ऊपर हद लायबल होती है, जब वो ऑफेंस जो है आपके दरमियान में ही है, अभी आप कोर्ट लेकर नहीं गए हो, तो आप कंपाउंड कर सकते हो, आपके पास राइट है उसको माफ़ करने का। लेकिन अगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, ठीक है, या आप कोर्ट में लेकर चले गए हो, तो फिर पनिशमेंट ऑब्लिगेटरी हो जाती है ऐसे किसी भी ऑफेंस की जिनके ऊपर हद की पनिशमेंट लगती हो। तो हद की पनिशमेंट जो है कंपाउंडेबल नहीं होती है अगर आप उसे कोर्ट में लेकर चले गए। कोर्ट में ले जाने से पहले आप अगर माफ़ करना चाहो तो कर सकते हो। चीज़ नहीं होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, और ना ही उसने कभी जो है जिना कमिट किया हो। इट मीन्स कि वही बात हो गई प्योर करेक्टर वाली कि कभी उसने जो है ऐसी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी ना की हो, इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है, मेडिकल फिटनेस फॉर मेल, और पेशेंट ना हो, मरीज़ ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसे किसी पर्सन के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हो तो यहाँ पे ऑब्वियस हो जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, और द एक्यूजेशन मस्ट बी डायरेक्ट एंड एक्सप्रेस। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हो वो डायरेक्ट होना चाहिए, एक्सप्रेसली होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली आपने उस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हो, कि आप इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन से कहो और वो थर्ड पर्सन किसी फोर्थ से जाके कहे, वो और फिर वो फोर्थ पर्सन जो है आके आपको बताए कि भाई फला शख्स आपके बारे में ऐसा कह रहा था। तो इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए और एक्सप्रेसली होना चाहिए। किसी लिख कर दे रहे हो पेपर के ऊपर, या आप बाय गेस्चर्स आप उसको समझा रहे हो कि भाई आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, इशारों में आप उसको इस तरह कह रहे हो, ऐसा नहीं है, ये फिर कज़फ में फॉल नहीं करेगा। कज़फ के लिए जो है आपका इल्ज़ाम लगाना एक्सप्रेसली होना चाहिए कि आपने बाय वर्ड्स उससे ये कहा है, डायरेक्टली उस पर्सन से कहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कंडीशन है? द एक्यूजेशन मस्ट बी इन एक्सप्रेस फॉर्म, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है द पर्सन अक्यूज ऑफ जिना मस्ट बी मुस्लिम, यानी और वही बात अक्यूज़र वाली कंडीशन कि जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका मुस्लिम होना ज़रूरी है। अगर आप नॉन मुस्लिम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो तो फिर उसके ऊपर हद की पनिशमेंट नहीं लगेगी, वो सिर्फ ताज़ीर के लिए लायबल होगा। अब हमने कंडीशंस पढ़ ली हैं अक्यूज़र की, अक्यूज्ड की, कज़फ की। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रूफ की तरफ आ जाते हैं, एविडेंस की तरफ आ जाते हैं कि किस तरीके से साबित किया जाएगा कि अगर जो अक्यूज पर्सन है वो खुद कन्फेस कर लेता है उस पर इल्ज़ाम लगाने के बाद, तो ये इस तरीके से प्रूव होगा, पहली कंडीशन। और दूसरा ये है कि और बाय द टेस्टिमनी ऑफ 2 अडल्ट सैन मुस्लिम्स मेल विटनेस। ठीक है, अब क्योंकि इसके ऊपर हद की पनिशमेंट लगती है और हद के लिए आपको पता है कि एविडेंस में विटनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि 2 अडल्ट सेन मुस्लिम मेल्स होने चाहिए। फीमेल्स जो है हद की
जितने भी ऑफेंसेस हैं उसमें गवाह नहीं बन सकती, क्योंकि फ़ीमेल्स की जो कैपेसिटी है वो डेफिशिएंट कैपेसिटी में फॉल करती है। इसी वजह से अब क्योंकि इसके ऊपर हद लाइबल हो जाएगी, तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ मेल विटनेस की रिक्वायरमेंट है कि मेल विटनेस होने चाहिए, मुस्लिम्स होने चाहिए, सेन होने चाहिए, अडल्ट हो, और कितने नंबर हो, दो आदमी चाहिए आपको, ठीक है, इसकी गवाही देने के लिए। पर जो है जो रिक्वायरमेंट है कि भाई 2 अडल्ट सेन मुस्लिम मेल विटनेस हो या बाय कन्फेशन, ये 2 तरीके हैं जिनके ज़रिए प्रूफ किया जाता है गज़ब। अगर ये जो है सारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती, यानी कि अगर उस पर्सन ने कन्फेशन नहीं करा, ठीक है, तो आप फिर जाओगे एविडेंस की तरफ, टेस्टिमोनीज की तरफ। और अगर यहाँ पर आपको 2 जो है मेल नहीं मिलते, सिर्फ एक मेल विटनेस है, या फिर अगर उनमें से कोई सेन नहीं है, इनसेन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, तो किसी भी तरीके से ये जो कंडीशन है ये लैक हो रही है, तो अब यहाँ पर उसके ऊपर हद की पनिशमेंट नहीं लगेगी, वो सिर्फ ताज़ीर के लिए लायबल होगा। अगर नॉन मुस्लिम के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है तो फिर इस कंडीशन में नॉन मुस्लिम के एविडेंस एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो फिर उसके लिए मुस्लिम विटनेस ही चाहिए। क़ज़फ़ के अंदर क्या होता है कि डिलेड एविडेंस जो है एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन फिर उस पर हद की पनिशमेंट नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये है कि अकॉर्डिंग टू इमाम शाफी, उन्होंने क्या कहा है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो अक्यूज़र से ऑथ भी डिमांड कर सकता है, यानी कि वो उससे डिमांड कर सकता है कि आप कसम खाओ कि आप जो कह रहे हो, जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वो सच है, ठीक है। और अगर वो उस चीज़ को अवॉइड करता है, वो ऑथ नहीं लेता है, कसम खा के नहीं कहता है कि जो वो कह रहा है वो सच है, तो फिर उसके ऊपर क़ज़फ़ लायबल हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर वो कसम खाने से गुरेज कर रहा है, वो कसम नहीं खा रहा है, इट मीन्स कि वो झूठ बोल रहा है, बहतान लगा रहा है किसी भी प्योर कैरेक्टर वाले मेल पे या फीमेल के ऊपर, तो इसीलिए जो है फिर उसके ऊपर क़ज़फ़ लायबल हो जाती है। इट मीन्स कि उसको क़ज़फ़ की सज़ा दी जाएगी। अब पनिशमेंट ऑफ क़ज़फ़ क्या है? अब कुरान में जो क़ज़फ़ की सज़ा बताई है वो ये है, सूरह पाक में सूरह नूर में ये बताया गया है आयत नंबर 24 से इसकी कि जो लोग किसी भी पाक दामन औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और 4 गवाह नहीं लेकर आते अपने उस इल्ज़ाम के सपोर्ट में, तो उनको जो है 80 कोड़े लगाए जाएं, ठीक है। और उसके बाद उनसे कभी भी जो है उनकी एविडेंस, उनकी जो टेस्टिमनी है वो कबूल नहीं की जाएगी, ठीक। फर्दर सूरह नूर में ये बताया गया है कि जो लोग किसी भी पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है उनकी उस ज़िंदगी में भी और उसके बाद यानी कि आखिरत में भी बदतरीन होती है, और उनके लिए जो है शदीद दर्द देने वाला अज़ाब है। तो ये हमें क्या मिल रही है? हमें कुरान की तरफ से अहकामात मिल रहे हैं, अल्लाह पाक की तरफ से, कि भाई अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाता है या वो इल्ज़ाम लगा रहा है और वो 4 गवाह लेकर नहीं आ रहा, यानी कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसको फिर 80 कोड़े लगाया जाए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? प्रूफ कि भाई अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो फिर उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। तो ये हद की पनिशमेंट है। क़ज़फ़ से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो ये है लियान। लियान क्या होता है? इसमें व्हेन अ हस्बैंड एक्यूजेस हिज वाइफ फॉर ज़िना बट शी डिनाइज द एक्यूजेशन, इट इज़ कॉल्ड लियान। अब यहाँ पर पहले क्या था कि कोई भी थर्ड पर्सन यानी कि स्ट्रेंजर है कोई भी, वो भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, क़ज़फ़ के अंदर ये होता है। लेकिन लियान के अंदर क्या होता है कि कोई शौहर जो है वो अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई उसने ज़िना कमिट किया है, और वो बीवी इनकार कर रही है उस इल्ज़ाम से कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये जो तोहमत एक शौहर की तरफ से उसकी बीवी के ऊपर लग रही है, उसको हम लियान कहते हैं। अब प्रोसीजर क्या है लियान का? इसका ये है कि कुरान पाक में कहा गया है कि वो लोग जो अपनी बीवियों के ऊपर अडल्ट्री का इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको शक है कि उन्होंने जो है अडल्ट्री की है, तो वो और उनके पास अपने अलावा कोई और विटनेस मौजूद नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि किसी थर्ड पर्सन ने इल्ज़ाम लगाया है क़ज़फ़ में, तो उनके पास जो है फिर वो विटनेस भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हस्बैंड इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी बीवी के ऊपर, मीन्स कि उसने खुद देखा है उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए, तो उसके पास ऑब्वियसली कोई विटनेस नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर प्रोसीजर क्या है टेस्टिमनी का? वो
कसम खाएगा अल्लाह पाक की कि वो जो कह रहा है सच कह रहा है, ठीक है। 4 बार उसने कसम खानी है इसी तरीके से, और 5th बार में उसने अपने ऊपर कर्स रखनी है अल्लाह पाक का, ठीक है, अजाब की। उसने ये कहना है कि अगर मैं झूठ कहता हूँ तो अल्लाह पाक का अजाब मुझ पर नाजिल होगा। ये सूरह नूर आयत 6 से लेके 9 तक हमें इसका पूरा प्रोसीजर मिला है। उसके बाद फिर क्या होगा, जो वाइफ है फिर वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेगी। वो 4 बार पहले ये कहेगी कि मतलब वो जो भी कह रही है वो सच कह रही है, उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। और 5th बार वो ये कहेगी कि अगर वो झूठ कहती है तो अल्लाह पाक का अजाब उसके ऊपर आएगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसीजर है एविडेंस का। और ये जो वर्स जो है ना, ये रिवील्ड हुई थी हज़रत हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी वाइफ के वजह से, ठीक। उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर एडल्ट्री का, जिना का इल्ज़ाम लगाया था, और उनकी वाइफ जो है उससे डिनाई कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर उसके बाद ये वर्स नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी बीवी को बुलाया और उनसे सेम ये प्रोसीजर फॉलो करवाया। कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान सेपरेशन करवा दी थी, यानी कि उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया था। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी अब दोनों ने कसम खा ली है तो अब भाई कैसे साबित होगा फर्दर कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। यहाँ पे सच और झूठ को साबित नहीं किया जाता, बस फिर ये मामला अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि जो झूठा होगा वो खुद अल्लाह पाक के अज़ाब का मुस्तहिक होगा, ठीक है। उसकी खुद ही पकड़ हो जाएगी इस दुनिया में भी आखिरत में भी, और उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाता है फिर। अब यहीं पे अगर हम कंडीशन देख लें कि लियान की कंडीशन क्या है, तो लियान की कंडीशन यही है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड म्यूचुअली एट होम बट इन फ्रंट ऑफ अ जज। अब लियान आप जो है घर पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है बस घर में हस्बैंड अगर बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, बीवी इनकार कर रही है, फिर दोनों बैठ के जो है कस्में खा लेते हैं और फिर खुद ही मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि अब जो भी झूठ बोल रहा होगा अल्लाह पाक का अज़ाब उसके ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ जज आपने करना है, जज आपसे ये प्रोसीजर फॉलो करवाएगा। उसके बाद ये कहा गया है कि लियान इज़ नॉट अ सोल राइट ऑफ अ मैन, वुमेन कैन आल्सो डिमांड फ्रॉम हर हस्बैंड इफ़ ही अक्यूजेस हर ऑफ अडल्ट्री। यानी कि ये सिर्फ मैन का राइट नहीं है कि मर्द जो है वो औरत से कसम खिलवाएगा। अगर किसी मर्द ने अपनी वाइफ के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया है तो वाइफ भी डिमांड कर सकती है अगर तुम सच्चे हो तो फिर कसम खाओ, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये 3rd कंडीशन बताई है कि अगर हस्बैंड जो है वो इल्ज़ाम उसने लगा दिया है अपनी बीवी के ऊपर एडल्ट्री का, लेकिन उसके बाद वो कसम खाने से इनकार करता है, तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया ना कि वो झूठ कह रहा है, तो फिर वो कज़ब का लायबल होगा। और उसके बाद ये बताया गया कि अगर बीवी इनकार करती है कसम खाने से तो उसको जो है कैद कर दिया जाएगा जब तक या तो वो लियान का प्रोसीजर फॉलो ना कर ले, यानी कि वो कसम ना खा ले कि भाई मैं सच्ची हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, या फिर वो खुद से कन्फेस ना कर ले कि हाँ वाकई में उससे ये ऑफेंस कमिट हुआ है। और दूसरे इमाम जो है वो ये कहते हैं कि उसको जो है स्टोन टिल डेथ, यानी कि जो रजम की पनिशमेंट है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। जैसे कि हमें जो है दूसरी जो वर्सेस हैं उनसे ये मिलता है कि अगर कोई भी जो है मैरिड वुमेन या मैरिड मैन अडल्ट्री करते हैं तो उनके ऊपर क्या सज़ा है इस्लाम के अंदर, वो स्टोन्ड टिल डेथ है, यानी कि उनको पत्थर से मारा जाएगा जब तक उनकी जो है उससे ज़ख्मी होकर डेथ नहीं हो जाती, जिसको हम रजम कहते हैं। ये पिछली जो शरीयत थी उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिराइव करी थी, और ऐसा कोई केस हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सज़ा दी थी, ठीक है। और इसके बाद और जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर फादर है वो डिनाई करता है फादरहुड से, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो पैटर्निटी जो है ऑन नहीं कर रहा अपने बच्चे की, इनकार कर रहा है कि भाई ये जो है जो भी चाइल्ड है अनबॉर्न चाइल्ड उसको ऑन करने से इनकार कर रहा है कि ये मेरा नहीं है, तो यहाँ पर लियान जो है नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बंदों के राइट इन्वॉल्व नहीं है कि भाई अगर उसने बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और दोनों ने कसम खा ली है और उसके बाद उनकी सेपरेशन हो गई, यहाँ पर किसी 3rd पर्सन की लाइफ भी इन्वॉल्व हो रही है, उसके राइट्स भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है। अनबॉर्न चाइल्ड जो होते हैं उसके राइट भी होते हैं। तो अगर आप पैटर्निटी डिनाई करते हो तो यहाँ पर लियान जो है नेसेसरी हो जाता है। चाइल्ड जो है वो अपनी माँ के हवाले कर दिया जाएगा, यानी कि जो बच्चा है फिर उसको माँ के हवाले कर दिया जाता है, वो बाप के पास नहीं जाता।
इसके बाद फर्दर कंडीशन क्या है, नाइदर द मैन नॉर वुमेन इज़ लायबल टू पनिशमेंट। वही सेम बात कि इसमें पनिशमेंट नहीं दी जाती है लियान के अंदर, ठीक है। इसमें सिर्फ ये होता है कि मैरिज डिसॉल्व कर दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद उनको कभी दोबारा इजाज़त भी नहीं दी जाती कि वो शादी कर ले। ऐसा होता है ना कि अगर उसके बाद वो किसी और पर्सन से शादी कर लेते हैं, जिसको जो है हलाला का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चल रहा होता है, और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा अगेन अपने फॉर्मर जो हस्बैंड है उससे शादी कर सकती हैं, तो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, वो दोबारा फिर कभी ज़िंदगी में शादी नहीं कर सकेंगे। इसकी जो लास्ट कंडीशन है वो ये कि इफ़ देयर इज़ अ एविडेंस देन लियान शैल नॉट बी एक्सरसाइज। अब यहाँ पर ये है कि अगर कोई एविडेंस मौजूद है, यानी कि गवाह हैं आपके पास, आप प्रूव कर सकते हो बिना ओथ। लियान में क्या है, आप कसम ही खा रहे हो ना, लेकिन अगर आपके पास, और कसम क्यों खा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। जब हमारे पास कोई सबूत नहीं होता तो फिर हम कसम खाते हैं कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब आपके पास सबूत हैं तो फिर लियान एक्सरसाइज नहीं होगा। आप बाय एविडेंस उसको प्रूव करोगे कि भाई जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, तो फिर ये कज़फ में चला जाएगा। कज़फ और लियान के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो जस्ट यही है कि कज़फ में आपके पास एविडेंस होते हैं और आप बाय एविडेंस प्रूव करते हो अपनी एक्यूजेशन को। लियान में आपके पास जो एविडेंस नहीं होते हैं और इसी वजह से आप फिर बाय ओथ अपनी एक्यूजेशन को प्रूव करते हो। लियान के अंदर कोई पनिशमेंट नहीं होती है, लियान में जो है जस्ट मैरिज डिसॉल्व हो जाती है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। कज़फ में जो है कोई थर्ड पर्सन भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, लियान में क्या होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तो ये था सारा कज़फ का, ठीक है, कि कज़फ क्या होता है और कज़फ और लियान के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।